जय हिंद एवरीवन। यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अपना जो सीसैट वाला सीरीज है इसके बारे में आपको बेसिकली ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि आज से जो है सीसैट का क्लास शुरू होगा और इसका जो 2 हफ्ते का शेड्यूल है वो ऑलरेडी जो है ग्रुप पे भेजा जा चुका है। ठीक है, तो सीसैट को लेके हम लोगों ने चर्चा की थी, मैं और रमन सर ने चर्चा की थी, जो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बेसिकली सीसैट है, उसका डिमांड क्या है और कैसे बच्चे बेसिकली इसमें रुक जाते हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छे बच्चे होते हैं जिनका एक तरीके से मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होता है, लेकिन उनका एक तरीके से जो एक गैप हो जाता है कि लंबे समय से उन्होंने प्रैक्टिस अगर नहीं की होती है तो उसके थ्रू बेसिकली जो है उनका जो है वो रुक जाता है सीसैट। थोड़े थोड़े नंबरों से वो बेसिकली जो बॉर्डर होते हैं कट ऑफ का उस पर आके जो है वो रुक जाता है। तो आज बेसिकली सीसैट जो है उसका हमने एक डिटेल शेड्यूल 2 हफ्ते का चूंकि मैंने भेज रखा है। तो मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो शुरुआत का जो एक मैथ वाला जो एक तरीके से जो टॉपिक है उसमें मैं इतना बता सकता हूं कि 1 से 1.5 महीने जो है अपने को लगेंगे मैथ वाला टॉपिक कवर करने में। ठीक है, और जो मेरी एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू मैं सीसैट कवर करूंगा तो उसमें मैं ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चन के थ्रू जो है वो मैथ वाला पोर्शन कंप्लीट करूंगा। और अगर आप देखेंगे जो सीसैट होता है उसमें मैथ्स के क्वेश्चन की जो वेटेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका ग्रुप पे ये मैसेज आता है, सर ये कवर होगा, सर ये टॉपिक कवर होगा, ये होगा या नहीं होगा, ABCD कोई भी टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। ठीक है, इसमें A to Z जो जितने भी टॉपिक्स हैं सीसैट से रिलेटेड, चाहे यूपीएससी हो चाहे PCS हो, वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे। तो आपको जो है उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये वाला जो डाउट है कि सर ये वाला टॉपिक छूट तो नहीं जाएगा, सर हिंदी मीडियम क्या है, तो हिंदी मीडियम आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के लिए ही जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ हूँ। अब इंग्लिश वाले बोलेंगे सर इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है, तो मैथमेटिक्स को लेकर मैं आपको इतना बता दूँ कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक टर्मिनोलॉजी की बात है कि भाई इस टर्मिनोलॉजी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंक लिखा है तो यहाँ पे यहाँ डिजिट लिखा हुआ है, तो टर्मिनोलॉजी मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। बाकी जब संख्या की बात आती है या मैथमेटिक्स में एक तरीके से अपना कमांड बनाने की बात होती है तो वहाँ पे लैंग्वेज इशू होने वाला नहीं है। तो दूसरा जो डाउट है हिंदी और इंग्लिश को लेके उसमें मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, उसमें कोई समस्या नहीं होगी, दोनों के लिए ये कोर्स है। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स रहेगा, A to Z कवर कराया जाएगा और प्रैक्टिस के थ्रू कराया जाएगा। जो हम लोगों का जो एक तरीका रहेगा कोर्स कवर करने का वो यही रहेगा कि इसे कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक में जो शुरुआत में जो है उसके डिटेल्स बताए जाएंगे, जो बेसिक्स हैं। क्योंकि मान लीजिए इस वीडियो को 500,000 बच्चे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी देखते हैं उसमें जो है हर बैकग्राउंड के बच्चे रहेंगे। एक बच्चा रहेगा जिसकी अच्छी मैथमेटिक्स होगी, अच्छी इंग्लिश होगी, एक बच्चा रहेगा जिसका बेसिकली वीक होगी, तो उन दोनों को मेरे को साथ लेके चलना है। तो जहाँ पे भी आवश्यकता पड़ेगी समझाने की मैं समझाऊंगा। और दूसरी बात, जो भी इस नोट्स का PDF होगा वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगा उसी दिन, जिस दिन लेक्चर होगा उसी दिन शाम को आपको ग्रुप पे PDF मिल जाएगा। तो आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सर नोट्स कैसे होगा। तो ये जो नोट्स आपको मिलेगा इसमें लगभग जो है 500 क्वेश्चन के थ्रू जो है पूरा का पूरा जो है मॉडल आंसर होगा, जिसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा और यहाँ पे मैं भी समझाऊंगा कि भाई कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सीसैट को लेके जो है पहले दिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सर 1 महीने बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा। इतना मैं आपसे जो है वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि भाई मैं कोर्स सही टाइम पे ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं आज 24 जनवरी है, मान कर लीजिए कि भाई मई में अगर एग्ज़ाम है, ठीक है, तो 3 महीने मुझे लगेंगे। मैं 24 अप्रैल तक जो है मैं ये कोर्स या लास्ट अप्रैल तक मैं ये कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। तो उसको लेके आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक, तो ये सीसैट को लेके जो भी डाउट है अभी हम लोग डेली मिलेंगे, डेली क्लास होगी अपनी। कोशिश करूंगा हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन क्लास हो, 5 दिन क्लास हो। ठीक है, और कोर्स जो है जल्दी से जल्दी कवर कराया जाए। तो जो भी आपके डाउट होंगे धीरे धीरे उस पर भी हम लोग आएंगे। आवश्यकता पड़ेगी टाइम पे तो लाइव सेशन भी किया जाएगा। तो उसको लेके बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि भाई जो भी मेरे डाउट्स हैं वो कैसे क्लियर होंगे। तो आप बस बेसिकली जो है ये सीरीज फॉलो करिए। इस सीरीज के थ्रू जो बेसिक्स हैं वो बताए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, उसके मॉडल आंसर आपको इस नोट के थ्रू मिलेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो सीसैट को लेके जो आपको स्ट्रेटजी है, अगर आपने पुराना पिछला जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था मैंने और रमन सर ने, तो उसमें मैंने एक चीज बताया था आपको कि सीसैट में मान लीजिए यूपीएससी में 80 क्वेश्चन आते हैं, PCS में 100 क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पे जो है यूपीएससी और PCS ने डिफाइन कर रखा है कि 33% ही मार्क्स मेरे को
लाना है। मिनिमम मान लीजिए अगर 200 नंबर है तो 67 मार्क्स जो है मेरे को आने चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं कहता हूँ 67 पे नहीं भी आए, अगर 70 प्लस भी मार्क्स रखा जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं 100 में से तो बहुत बड़ी बात है। 100 में से कर लीजिए या 80 में से कर लीजिए, दोनों का अलग अलग है, क्योंकि यूपीएससी में 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीसीएस में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बेसिकली जो है 40 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, ज़्यादा क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते हैं, 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं होते हैं, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। मान लीजिए आपको बेसिकली भूख लगी हो, आपके पास आम का पेड़ हो, तो आप क्या करेंगे, जो आम के पेड़ में जो सबसे हाइट पे जो आम लटके होंगे, आप क्या वहां से आम तोड़ के खाएंगे क्या? नहीं, जो डालियों के थ्रू नीचे आम लटके होंगे जिस पे आप बेसिकली थोड़ा सा एफर्ट मारने के बाद वो आम तोड़ के आप खा सकते हैं, अपना भूख मिटा सकते हैं, आप वही काम करेंगे बेसिकली, समझ रहे हैं ना। तो सिमिलरली अपने को यहाँ पे मैथ्स का मास्टर नहीं बनना है। अगर आप यूपीएससी और पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ मैथ्स का मास्टर नहीं बनना है या इंग्लिश का मास्टर नहीं बनना है, चाहे जो भी है, अपने को बस कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। तो आप 70, 75, 80 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बेसिकली आपका जो है ये एग्जाम आराम से निकलेगा। और उसी क्वेश्चन को और उसी टॉपिक्स को मैं टारगेट करूंगा जो कि एक तरीके से बेसिक लेवल के होंगे और मीडियम लेवल के होंगे। तो ज़्यादा मुश्किल होंगे तो मेरा कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है कि आपको मैथ्स में पारंगत बनाने का, क्योंकि 2 महीने 3 महीने में ये काम नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटी कि मेरा अप्रोच क्या रहने वाला है सीसेट को लेके। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि डेली आपका एक लेक्चर जाएगा, ठीक है। तो अभी आज का लेक्चर जो है मेरे ख्याल से 4 बजे तक अपलोड होगा, और कल से जो है सुबह 10 से 11 बजे के बीच में जो है बेसिकली आपको डेली सीसेट का लेक्चर जाएगा। तो ये जो डाउट है जिनका कि भाई कब लेक्चर आएगा, कब अपलोड होगा, मेरा भी एक टाइम टेबल है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो 4 बजे के आसपास जाएगा और कल से जो है वो 10-11 बजे के आसपास जो है वो लेक्चर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि सर एक क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, मेरे पास काफ़ी कॉल आते हैं कि सर आपका ये कोर्स हम देख लेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कई बैच चल रहे हैं, हमारा जो है प्री टाइम बैच चल रहा है, प्री टाइम क्रैश कोर्स चल रहा है, एनसीईआरटी बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर आपका ये कोर्स हम कर लेंगे तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए बहुत ही एक तरीके से मैं मासूमी वाला सवाल भी है, बेवकूफ़ाना सवाल भी है। कोई भी बैच करने से कोई भी बेसिकली सिलेक्शन होता है ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना है, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ कुछ एफर्ट जो है वो मैं लगाऊंगा और कुछ एफर्ट जो है वो आप लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। और कुछ में से समझ रहे हैं जो मैक्सिमम एफर्ट है वो आपको ही लगाना है। यहाँ मैं 500 क्वेश्चन के थ्रू अगर यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको ये 500 क्वेश्चन के थ्रू जाना है, साथ साथ अगर हो सके तो डेली 10 क्वेश्चन का अभ्यास करिए। तो मान लीजिए अभी आपके पास 100 दिन है तो मेरे ख्याल से 500-1000 क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, समझ रहे हैं। तो आई थिंक अब धीरे धीरे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, पहले हम लोग शुरू करते हैं। इसके अलावा मेरा एक करंट अफेयर सीरीज भी चल रहा है, जो कि मैं प्रीवियस जो 6-7 महीने का हो सके या साल भर का हो सके करंट अफेयर में कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वो सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने पेड कोर्सेज के बारे में बताया कि भाई अपना क्रैश कोर्स है, ठीक है, अपना टेस्ट सीरीज है जो कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, अगर आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आप देख रहे हैं मैंने उठाया है वो है संख्या पद्धति, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोग जब आपको ध्यान होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंक लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है, अभी और भी नीचे देखेंगे, सभी बेसिक पॉइंट्स हैं। लेकिन यकीन मानिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं और मुश्किल सवाल आते हैं, ठीक है। तो कोई भी मुश्किल जो सवाल आते हैं उस पर डायरेक्टली हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, हम लोग जो है बेसिक्स के थ्रू जाएंगे, ठीक है। जो भी बेसिक्स है, बेसिक से बेसिक जो है वहां पे भी जाएंगे। शुरुआत में आपको लड्डू भी खिलाएंगे और जरूरत पड़े तो अंत में आपको करेले का जूस भी पीना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक से लेके जो है बिल्कुल हम लोग का ग्राफ जो है ये ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, लिनियरली हो, इलेप्टिकली हो, लेकिन ग्राफ जो है अपना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में हम लोग सबसे पहले बेसिक समझते हैं, ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो है ये टॉपिक में है क्या। तो सबसे पहले जो है जैसे कि यहाँ पे अंक दिया हुआ है, ठीक है, तो अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट, ठीक। तो कोई भी संख्या होती है उसको आप इन अंकों के थ्रू जो है वो बना सकते हैं। कोई भी संख्या ABCD कोई भी संख्या हो, चाहे आप बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, चाहे 9, 4, 5, 7, 8, इसमें आप कितना भी कुछ ऐड करते जाएं, तो ये जो है इन अंकों के थ्रू ही जो है वो संख्या जो है वो तैयार होगी। आपको ये बात समझ में आ रही है कि कोई भी संख्या
चाहे छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, चाहे छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, उसको बेसिकली अंकों के थ्रू ही आप जो है वो बना सकते हैं। और ये एक प्रकार से ये जो 10 अंक हैं 1 से लेकर 9 तक और 0, इनके थ्रू जो है कितनी से कितनी बड़ी संख्या बनाई जा सकती है, और ये अप टू इन्फिनिटी जो है वो संख्या हम लोग बना सकते हैं। ये आपको समझ में आ सकता है पॉइंट, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। तो अंक और डिजिट तो आपको समझ में आ गया कि अंक डिजिट क्या होता है, और अंकों से क्या बनती है, संख्या बनती है, छोटी संख्या बन सकती है और बड़ी संख्या बन सकती है। अब है संख्या के प्रकार, ठीक है। तो संख्या के प्रकार हम लोग समझते हैं कि ये संख्या के प्रकार क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या, बिल्कुल बेसिक, जो कि आप लोग शुरुआती क्लासों में 5-6 क्लास में पढ़े होंगे जब भी आप 5th-6th स्टैंडर्ड में होंगे। तो जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अप टू इन्फिनिटी जाती है। तो इसमें कुछ आपको एक्सप्लेन करने को नहीं है कि भाई प्राकृत संख्या आपसे पूछ दिया जाए तो 1 2 3 4 जो है ये आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई 1 से शुरू होती है और अप टू इन्फिनिटी जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं। नेक्स्ट, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक। अब जीरो को अगर प्राकृत संख्या में इंक्लूड कर दिया जाए, प्राकृत संख्या तो 1 से लेके जा रही है अप टू इन्फिनिटी, अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या बन जाती है, वो पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। तो वो क्या बन जाती है, वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो जीरो को अगर प्राकृत संख्या में इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। और उसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, होल नंबर्स। क्या कहते हैं, होल नंबर्स, ठीक। तो ये आपको सबसे 2 बेसिक पॉइंट पता चल गए। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 जो है ये क्या है, होल नंबर, ठीक। नेक्स्ट इज सम संख्या। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि भाई मुझसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा भाई प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। ये मैं आपको बेसिक्स कवर करा रहा हूं कि किसी क्वेश्चन में अगर ये बोल दे कि भाई तीसरी सबसे छोटी पूर्ण संख्या में से हम ये करते हैं, हम ये मल्टीप्लाई करते हैं या गुना करते हैं, तो तीसरी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि भाई अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भाई तीसरी सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गई, और जो तीसरी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इतना आपको आइडिया लगना चाहिए कि भाई वो डायरेक्टली मुझसे 2 नहीं कह रहा है, लेकिन मुझे इनडायरेक्टली बोल रहा है कि तीसरी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो मैं 2 कह दूंगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए सम संख्या। तो सम संख्या क्या है, तो सम संख्या इवन नंबर्स, ठीक। तो लास्ट में अगर शुरुआत सबसे छोटी सम संख्या 2 है तो 2 4 6 8, अब इसको आप अप टू इन्फिनिटी ले जाइए, मतलब हर 2 प्लस करते जाइए तो ये सम संख्या हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वो क्या हो जाएगा, बेसिकली सम संख्या। जैसे 4 है, ये 2 से डिवाइड होगा, 6 2 से डिवाइड होगा, 8 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक। तो ये डेफिनेशन है, बाकी आपके दिमाग में खाका बन जाएगा भाई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक, इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज विषम संख्या, ऑड नंबर्स। इसमें 1 3 5 7, ठीक। ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, इसमें से कोई भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, कुछ ना कुछ रिमाइंडर या शेष जो है उसमें बचेगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या, ठीक। तो इसमें 1 3 5 7 ये अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपसे बोल दे फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में कि चौथी सबसे छोटी विषम संख्या है, चौथी सबसे छोटी विषम संख्या, मतलब एक स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, उसका एक क्वेश्चन का एक पार्ट ये हो सकता है कि चौथी सबसे छोटी विषम संख्या, तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कि 7 की वो बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, वो 7 की बात कर रहा है। चौथी सबसे छोटी विषम संख्या 7 ही है, समझ रहे हैं ना। सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो गई। तो इस तरह अपने दिमाग में आप तैयार कर लीजिएगा खाका, ठीक। नेक्स्ट इज पूर्णांक, इंटीजर। तो पूर्णांक कुछ नहीं है, इसमें जो भी जीरो, जो पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4, और जो उसके ऋणात्मक संख्याएं हैं, जो उसकी माइनस एक तरीके से जो कंपोजिशंस हैं -1 2 3 4, ये बेसिकली इनको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट कम टू अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या जो है इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं।
अभाज्य संख्या को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या जो या तो खुद से डिवाइड हो, जो या तो 1 से डिवाइड हो या 1 से अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। समझ रहे हैं ना? जैसे 3 है, 3 को तो या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 3 जा 3, या तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 खुद से जो है वो डिवाइड हो सकता है, चाहे 5 हो, 7 हो, 11 हो। ठीक है, तो या तो ये खुद से डिवाइड हो सकती है और या तो ये 1 से डिवाइड हो सकती है, और उसको किसी तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि भाई 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, 17 19, इसके अलावा आपका 23, ठीक, और इसके अलावा मेरे ख्याल से 29, ठीक। तो ये बिल्कुल जो है ये सभी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो आपसे काउंटिंग बस फॉर एग्जांपल बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा रहेगा, तो बोलेगा 30 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या है उनकी संख्या कितनी है, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 30 से छोटी कुल मिला के 10 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट इज भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? ठीक अभाज्य का उल्टा, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या जो या तो खुद से डिवाइड हो, 1 से तो डिवाइड सब कोई होती है, उसके अलावा किसी एक कम से कम एक संख्या से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए 4 6 8 9 10, फॉर एग्जांपल आप 9 ले लीजिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 9 ले लीजिए, 9 ले लीजिए। तो 9 किससे किससे डिवाइडेड है? 9 तो 1 और 9 से तो खुद डिवाइड है ही, इसके अलावा 9 जो है वो 3 से भी डिवाइडेड है, समझ रहे ना? तो इसी की ये बात कर रहा है कि भाई किसी और एक्स्ट्रा संख्या से अगर डिवाइड है तो वो क्या हो जाता है? भाज्य संख्या होता है। मतलब उसके और भी फैक्टर्स हैं, ठीक। तो आपको ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना, आप डेफिनेशन के थ्रू जाइएगा और मैं यहाँ पे समझा भी रहा हूँ, ये समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा समय इस पे मैं नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहते हैं, ठीक। तो ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां q जो हो इक्वल टू 0 नहीं हो। जैसे हिंदी में अंश और हर कहते हैं शायद, और इंग्लिश में शायद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं, अपर साइड लोअर साइड। तो यहाँ आप देख लीजिए कि जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो फिर वो संख्या जो है टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना? जैसे 2 टू पावर 0 कर देंगे तो ये संख्या जो है वो टेंड्स टू पावर इन्फिनिटी चली जाएगी। और 0 ऊपर हो और कोई संख्या नीचे हो, कोई पॉजिटिव संख्या नीचे हो, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतना तो आपको आइडिया होगा। तो ये जैसे ये ऊपर की संख्या नीचे की संख्या हो और नीचे वो 0 नहीं हो। अच्छा, मान लीजिए 4 है, तो 4 क्या परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों है? कि 4 को मैं 4/1 जो है लिख सकता हूँ, समझ रहे हैं ना? वैसे ही मान लीजिए 17 है, तो 17 को मैं 17/1 लिख सकता हूँ, समझ रहे हैं ना? सिमिलरली 4/2 है, चाहे 2/4 है, ये सभी के सभी क्या हो गए? एक तरीके से परिमेय संख्या हो गए। कि मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, या इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहिए, वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है? परिमेय संख्या है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। अपरिमेय संख्या ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक, कि जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इररेशनल नंबर जो है इसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर कहते हैं, ठीक। तो ऐसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जैसे √2, √3, √7, जैसे √2 का जो मान है अगर आप निकालेंगे तो एक तरीके से सतत जैसे 1.4142 ऐसे चलता जाता है। सिमिलरली √3 का जो है वो 1.73 ऐसे चलता जाता है। तो इसको बेसिकली p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे कि √9 है, तो √9 क्या अपरिमेय संख्या है क्या? मुझे आप बताइए। नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √9 को आप क्या लिख सकते हैं? √9 को आप 3 लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। और 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? √9 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर सह अभाज्य संख्या, इसको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ऐसी दो संख्या जिनका म से प मतलब महत्तम समापवर्तक जो है वो 1 हो,
ठीक है, उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इनका अगर आप मसा निकालेंगे एक है, बाकी एक टॉपिक भी जो है सीसेट में हम लोग लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्त पे हम लोग एलसीएम एचसीएफ वाला करेंगे, तो आपको उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या जिनका मसा पर जो है एक तरीके से एक हो, उनको सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले जो हैं वो याद होने चाहिए। एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, उनको आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगी और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, समझ रहे हैं ना। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल। ठीक, अब ये प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कि प्रथम n प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको इतना ही ऐड करना हो फॉर एग्जांपल, तो आप तो सिंपली ऐड कर देंगे, आप फॉर्मूला के थ्रू क्यों जाएंगे। लेकिन अगर आपसे एक लंबा पूछ दिया कि 1 से लेके 90 तक, मान लीजिए 1 3 7 ऐसे करके 90 तक मुझे ऐड करके बताओ भाई, एग्जाम में आपसे पूछ दिया कि 1 से लेके 90 तक जो भी प्राकृतिक संख्या है उनको ऐड करके बताओ उसका योग कितना होगा। तो जब तक आपके पास फॉर्मूला नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप 2 से 3 मिनट में, क्योंकि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट ही मिलेंगे मैक्सिमम, 2 मिनट मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 2 मिनट में वो कर पाएंगे। तो आपके पास ये फॉर्मूले जो है याद होने चाहिए। अगर मुझसे इसे सिंपली पूछ दिया जाए तो मैं ज्यादा कोशिश नहीं करूंगा इसको सॉल्व करने का, सिंपली वो फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे 90 है, कुल मिला के 90, टोटल 90 जो है जितने भी संख्या होंगी 1 से लेके शुरू होंगी, तो उसको क्या करें 90 सीधा मैं n की वैल्यू 90 रख दूंगा। तो n इंटू एन प्लस 1/2, 90 इंटू 90 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये क्या होगा 45 टाइम चला जाएगा, तो 45 इंटू 91। ठीक है, तो सिंपल इसकी वैल्यू जो होगी, इतने को ऐड करने की वैल्यू सिर्फ इतना, आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये इसकी वैल्यू तुरंत 1 मिनट के अंदर निकल आएगी। समझ रहे हैं। और आपको इसके कीवर्ड पे आपको ध्यान देना चाहिए, ये कीवर्ड है क्या। जैसे बोल रहा है प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्या की बात कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि 3 4 5 6 यहां से ले जाके 87 तक। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे बताओ, क्योंकि ये सभी भी प्राकृत संख्या है, लेकिन प्रथम n प्राकृत संख्या नहीं है। प्रथम कब होगा शुरू, जब 1 से शुरू होगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ शुरुआत 1 से नहीं हो रहा है, प्रथम की वो बात कर रहा है। यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं सब में आप देख लीजिए पहला वर्ड ही जो है वो है प्रथम, पहला शब्द ही प्रथम है। ठीक है, तो इसकी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सिमिलरली जो दूसरा फॉर्मूला है वो प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल पूछ रहा है, वर्गों का, समझ रहे हैं ना। तो मान लीजिए इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। मतलब आपसे पूछ दे एग्जाम में कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यहां से लेके 30 स्क्वायर तक मुझे बता दो कि भाई इसका ऐड करने पे कितनी वैल्यू आएगी। अब सिंपल सी बात है, ऐसे आप ऐड करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो आप यहाँ पे चूंकि देख रहे हैं कि यही वाला जो है पॉइंट, यही फॉर्मूला लगेगा, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, n की वैल्यू आप 30 रख दीजिएगा। ठीक है, तो 30 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 30 प्लस 1/6। तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसका एक तरीके से जो भी ऐड करने पे वैल्यू आएगी उसके बराबर होगी। तो आपको जो है स्मार्ट अप्रोच रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम में आपको कोई बताने नहीं आएगा कि भाई ये वाला पॉइंट आपको लगाना है, वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। जहां मुझे ऐसा दिखा, मुझे तुरंत ध्यान आएगा भाई एक फॉर्मूला मेरे पास ऐसा है जिसमें प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल मैं सीधा तौर पर लगा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल। घन मतलब जो क्यूब होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जान ले, घन मतलब क्यूब। तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। अब मुझसे सीधा पूछ दे कि भाई 10 क्यूब तक बताओ। ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं है कि भाई ऐसे मैं सबका क्यूब निकालूं और उसके बाद फिर ऐड करूं। तो सीधा आप ये फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, और साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये 1 से शुरू होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला उसी के लिए बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट इज प्रथम n सम प्राकृत संख्या। तो ये सब फॉर्मूला आप समझ रहे होंगे कि फिर वही काम करना है
प्रथम n सम प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, आप मुझे बताइए। प्रथम n सम प्राकृत संख्या कौन सी होगी? तो टू से शुरू होगा ना, सम की बात कर रहा है तो सम संख्या कहां से होती है शुरू? 2 से। तो 2 4 6 8, ठीक है। तो प्रथम n सम, तो प्रथम n सम प्राकृत संख्या का योग अगर पूछे तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। सिमिलरली अगर विषम पूछे तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। विषम में क्या हो जाएगा, मान लीजिए प्रथम n विषम प्राकृत संख्या, अगर 1 3 5 7 9, अगर इसका मुझे पूछ दे कि भाई इसका ऐड करके बताओ, चलिए 9 तक तो हम लोग इतना तो ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल बड़ा पूछ दे 11 13, ठीक है, सिंपल सी बात है। पूछते कि इन संख्याओं का बताइए योग, तो प्रथम n विषम तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के कितनी संख्या हो गई? 7, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, 13 11 24, 24 9 33, 33 7 40, 40 5 45, 45 3 48, 48 1 49। तो सिंपल सी बात है जो है कि इसको मैं ऐड कर दिया आपके सामने, और इसका मैंने 7, टोटल 7 नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 49 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे n जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी संख्या है वो n हो जाएगा, समझ रहे हैं कितनी संख्या है। वहां पे भी कितनी संख्या थे वही n था, समझ रहे हैं ना। तो आपको ये सभी चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक। ऐसा मत समझिएगा भाई लास्ट में 13 है तो यहाँ n की वैल्यू 13 रख देंगे, नहीं, कितनी संख्याएं आपको काउंट करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ 2 4 6 8 है, मान लीजिए 10 है, 12 है, तो यहाँ पे मुझे n जो है वो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 6 जो है टोटल संख्याएं हैं, तो इन 6 को n की वैल्यू जो है मैं 6 रख दूंगा, और यहाँ पे n + 1 6 + 1 हो जाएगा, तो ये 42 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं काउंट करूँ 12 10 22, 22 8 30, 30 6 36, 36 4 40, 40 2 42, ठीक है। देख सकते हैं ये वैल्यू मैच कर रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूले किस लिए बनाए गए हैं। अब आइए विभाजिता एवं शेषफल पे, ठीक है। अब आइए विभाजिता एवं शेषफल का एक, ये बहुत ही कॉमन एक तरीके से बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, और इस पे क्वेश्चन जो है भर भर के बनते हैं, मुश्किल सवाल भी बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी भाज्य है जिसको सेंटर में एक तरीके से मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 9 में मैं 2 से अगर डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो 2 4 जा 8, 9 में 8 गया 1, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या हो गया कि यहाँ पे 2 जो है ये भाजक है, भाजक, ठीक है। 2 जो है भाजक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, हिंदी में भाजक कहते हैं। 9 जो है वो क्या है? भाज्य है, ठीक है। तो 9 भाज्य है, इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, ठीक। 4 जो है वो भागफल है, भागफल को कोशेंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और शेष को रिमाइंडर कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि भाई इतना भाजक है, इतना भाज्य है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछना रहेगा तो सिंपली पूछ देगा कि भाई मुझे बता दो कि शेष क्या होगा या भागफल क्या होगा, 3 चीजें बता दी। नहीं तो और भी मुश्किल सवाल इस पे बनते हैं, अभी हम लोग आपस में आगे देखेंगे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपको नियम बता दें, भाज्य है वो भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है विभाज्यता की जांच, ठीक है, विभाज्यता की जो जांच वाला जो टॉपिक है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, मुश्किल मुश्किल सवाल भी बनते हैं, ठीक है। तो 2021 का प्रीलिम्स से मुझे याद है जिसमें 7 से डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी जो है आपको ध्यान होना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला है कि भाई कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो ये सभी जो है एक तरीके से आपको पता होने चाहिए, ठीक। तो जैसे यहाँ पे 2 से डिवीजन का पूछ रहा है कि भाई कौन सी संख्या जो है 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो यदि उसका इकाई का अंक सम संख्या हो या शून्य हो, तो इकाई का अंक समझ रहे हैं, इंग्लिश वाले जो है फर्स्ट डिजिट समझ लीजिए, और हिंदी वाले जो है ये इकाई का अंक जैसे ये, ठीक है। तो ये सभी जो है इकाई का अंक है, ठीक है। इसको बेसिकली जो है ये तो या तो फर्स्ट डिजिट होना चाहिए, इसका जो फर्स्ट डिजिट है ये तो या तो सम होना चाहिए, मतलब 2 4 6 8, ठीक है, या तो सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कि बेसिकली वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इकाई का अंक जो है वो 0 हो या सम हो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक सेकेंड, कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी
यदि उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी सी संख्या पूछ दे, फॉर एग्जाम्पल बड़ी सी संख्या पूछ दे, मान लीजिए कि हमारे 342 पूछ दिया जाए कि भाई ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो एक तो तरीका ये है कि आप 3 से डिवाइड करने लगिए, ठीक है, और उसके बाद बताइए भाई ये 3 से डिवाइड है या नहीं होगी। एक तरीका ये है कि भाई आप तुरंत इसको ऐड कर लीजिए, जो भी इसमें डिजिट हैं, 4 + 2 6, 6 + 3 9, ठीक है, तो इनको मैंने ऐड कर दिया। ठीक, अगर ये 3 से डिवाइड है, ऑब्वियसली ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये संख्या भी जो है वो 3 से डिवाइड होगी। बहुत ही आसान तरीका है, जो भी डिजिट है उनको ऐड कर लीजिए। 4 1 5 1 6, 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो रही है, तो वो जो है वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। छोटे नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली चेक करने के लिए। अगर बहुत लंबी संख्या पूछ दे तो उसको बहुत ही आसानी से जो है आप ये टेस्ट के थ्रू तुरंत चेक कर सकते हैं। तुरंत कुछ नहीं करना है, आपको सारे डिजिट्स ऐड करने हैं। अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। सिमिलरली 4 से डिविजिबिलिटी का नियम जो है वो ये है कि कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। ठीक है, 4 से विभाजित हो या अंतिम 2 अंक शून्य हो, अंतिम 2 अंक शून्य हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 1500 हो, अगर ये 1500 हो, ठीक है, तो अंतिम 2 अंक शून्य है तो ऑब्वियसली डिवाइड होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 तिहाई 12 3 0, समझ रहे हैं ना। तो लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 0 हो या लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो, तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, उसके अंतिम 2 अंक तो 0 होगा, तो 4 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 हो तब होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 पे आ जाइए। तो कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसका इकाई का अंक जो है वो 0 होगा। तो 5 से तब डिवाइडेड जो इकाई का अंक 0 होगा या 5 होगा। जैसे लास्ट में इसके 0 है, लास्ट इसके 5 है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, बेसिकली 5 से डिवाइड होगा। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे 2 1 5 5 यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा कितनी भी बड़ी संख्या ले, लास्ट में अगर 5 आपको दिख गया और आपसे पूछ दे भाई 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, होगा। ठीक, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मुझे गर्मी हो रही है इस जैकेट में, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तब से इसको मैं निकाल देता हूँ। क्लासरूम क्लोज्ड है, तब से मैं सोच रहा हूँ भाई मुझे गर्मी हो रही है, क्या करूँ। अब ठीक है। तो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा यदि उसका इकाई अंक जो है वो 0 हो या 5 हो। तो इकाई अंक मान लीजिए कितनी भी बड़ी संख्या हो, मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, 3 9 5 6 7 8, अगर लास्ट में 5 हो या 0 हो तो सिंपली से आपको बस यही देखना है, इकाई का जो अंक है, जो पहला डिजिट है वो आप चेक कर लीजिएगा, जो पहले पोजीशन में डिजिट है वो 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब आइए 6 वाला। ठीक है, अब हम लोग 6 पे आते हैं कि 6 का क्या सीन है। कोई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी अगर वह सम संख्या हो या उसके अंकों का गुणनफल हो। तो यहाँ देख सकते हैं 2 4 4 8। ठीक है, तो 6 से डिविजिबिलिटी का नियम आप पढ़िए। कोई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी अगर वह सम संख्या हो और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक है, तो सम संख्या तो ये दिख रहा है आपको, लास्ट में 8 है तो सम संख्या तो है ही। 2 4 6 8, अगर ये सभी चीजें डिजिट जो है वो लास्ट में आ रही हैं, ये सभी अंक लास्ट में आ रहे हैं, तो सम संख्या तो हो ही गया। ठीक है, उसके अंकों का योग जो हो, यहाँ पे क्या है, और भी लिखा हुआ है, तो आपको दोनों टेस्ट करने पड़ेंगे। पहली बात आपको चेक करना पड़ेगा सम संख्या है विषम संख्या है, तो सम संख्या तो है ही, उसके बाद और उसके अंकों का योग जो हो वो 3 से विभाजित हो। अब इसको आप ऐड करिए, 8 4 12, 12 4 16, 16 2 18। ठीक है, तो ये जो है वो 3 से विभाजित है, 18 3 से विभाजित है, तो ये टोटल जो संख्या है वो 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है समझने में, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आप इसको अगर पढ़िए, और मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट इज, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 गुना बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या से 7 विभाजित होती है, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी।
यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दोगुना, फॉर एग्जाम्पल ये 343 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, तो इकाई का अंक क्या है 3 है, जो कि फर्स्ट डिजिट एक तरीके से जो है यहां से काउंट करते हैं, कभी भी इधर से काउंट नहीं करते हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो इसका दोगुना तो 3 इंटू 2, तो जो लास्ट में जो बच गया 34 बच रहा है, 34 में से मैंने माइनस कर दिया, क्या आया 28, ठीक। तो 28 अगर 7 से डिवाइड है, ठीक है, तो ये पूरी संख्या जो है वो 7 से डिवाइडेड होगी, ठीक। तो बहुत ही मुश्किल नहीं है समझना इसको, आपको जब इसका यूज तब आएगा जब संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या हो। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है, या इससे भी बड़ी संख्या मैं लिख दूं, अब ये 2401, इसको थोड़ा और सही से लिख दे रहा हूं, 2401, ठीक। अब ये संख्या जो है इसका आप लास्ट वाला चेक करिए, लास्ट का डिजिट क्या है 1 है, ठीक। अब इसको मैं क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 240 से माइनस कर दूं, 240 माइनस 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक। ये कितना आ जाएगा 238, ठीक। अब इसको 7 से डिवाइड करिए, तो 7 3 जा 21, 2 आया 8 आया 4, ठीक। तो ये डिविजिबल है, ठीक है। तो 2401 जो है वो डिविजिबल होगा। कैसे मैंने किया, लास्ट का जो 1 डिजिट था उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, जो संख्या बच रही है 240 उसमें से माइनस कर दिया, वो संख्या अगर 7 से डिवाइड हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या जो है 7 से डिवाइड होगी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट इज, कोई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 3 अंकों की बनी संख्या 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंक शून्य हो, ठीक है। तो अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, ठीक है। तो जैसे 192 है, अब ये पूरी संख्या आपसे पूछ रहा है कि 8 से विभाजित हो या नहीं होगी, या इससे कोई बड़ी संख्या पूछ दे, तो आपको पूरी संख्या देखने की आवश्यकता नहीं है, आप लास्ट का 3 डिजिट जो है वो चेक कर लीजिएगा, लास्ट के जो 3 अंक हैं उसको चेक कर लीजिएगा, अगर वो 8 से विभाजित होगी, जैसे 192 में चेक कर ले रहा हूँ, 192 को मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 8 दूनी 16, 3 2, ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है 24 बार में जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पे या लिखा है और, ठीक है, तो इसमें से कोई एक चीज, ठीक है, जैसे पिछला वाला जो 6 वाला जो था, जो 6 से डिविजिट है, वहां पे और लिखा हुआ था, और मतलब आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे, जो दोनों एक प्रकार से जो भी पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ या दिया है तो या तो ये हो और या तो लास्ट के 3 डिजिट 0 हो, मतलब 25 है तो 25 या कोई भी संख्या हो, लास्ट में अगर 3 0 आपको दिख जा रहे हैं, चाहे इसके आगे आप कुछ भी लगा दीजिए, लास्ट में 3 0 हैं तो सिंपल सी बात है वो 8 से डिवाइड होगी, ठीक। अब तेजी से हम लोग देखते हैं, कोई संख्या 9 से, तो 9 वाला जो है ना, 9 वाला बिल्कुल सेम है, जो 3 वाला नियम था वही 9 वाला नियम लगेगा। 3 से क्या हम लोग ने चेक किया था कि भाई जो सारी संख्या के जो अंक हैं उसको ऐड कर दिया जाए, अगर वो 3 से डिवाइड होगी तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। सिमिलरली 9 का नियम है कि कोई भी ABCD आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके डिजिट को बेसिकली आप ऐड कर लीजिए, अगर वो 9 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है उसमें। कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी, 11 वाला का मैंने क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल जो है अभी आगे दे रखा है प्रैक्टिस वाले में, ठीक है, वहां मैं समझा दूंगा। बेसिकली कोई भी संख्या है, चलिए मैं उसको आपको एग्जांपल थोड़ा समझा दूंगा, यहां मैं पढ़ दे रहा हूं। कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसके विषम स्थानों पर स्थित अंक, जैसे कोई भी संख्या है, फॉर एग्जांपल जैसे 2 4 1 3 5 7, ठीक है, अगर उसमें बोल रहा है कि विषम पे स्थित अंकों का योग, तो विषम पे कौन कौन संख्या है, विषम संख्या की बात नहीं कर रहा है, विषम स्थान की बात कर रहा है, जैसे विषम स्थान की बात कर रहा है, ठीक है। तो विषम स्थान जो है ये 1 है, ठीक है, ये है और ये है, ठीक है। कैसे, इकाई, दहाई, फिर तीसरे फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो विषम वाला जो पोजीशन हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उनको मैं ऐड कर दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 4 + 3 + 7, जो भी विषम पे, जो भी स्थान पे जो भी अंक हैं उसको मैंने ऐड कर दिया, और मैंने चेक किया कि भाई जो बाकी बच रहे हैं, जैसे 2 1 5, जो भी बाकी सम पे जो बच रहे हैं, तो 2 + 1
प्लस 5, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, 4 3 7, 7 7 14, इसको ऐड करने पे 14 आ रहा है, ठीक है। और 2 1 3, 3 5 8, इसको ऐड करने पे 8 आ रहा है। और 8 और जो 14 है ये आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब 11 से डिविजिबल नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको बाकी एक और एग्जाम्पल थ्रू हम लोग समझेंगे। कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए, इसे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल लगते हैं देखने में, लेकिन ये फॉर्मूले अगर आप अपनाते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि यदि x टू पावर n को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो ऐसी संख्या क्या होगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे x टू पावर n, ठीक है। तो यहाँ x क्या है, 17 जो है वो x है, ठीक है। और n पावर क्या है, वो 300 है, ठीक है। इसको मैं x प्लस 1 से विभाजित कर देता हूं। x प्लस 1 मतलब 17 प्लस 1, ठीक है। 17 प्लस 1 क्या है, 18, मतलब ये x प्लस 1 के फॉर्म में एक तरीके से है, ठीक है। 17 प्लस 1 के फॉर्म में से एक तरीके से ये है, ठीक। अगर इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं तो इसमें मुझे ऑलरेडी बता रखा है यदि n सम संख्या है, ठीक है। n क्या है, यहाँ पे पावर है, जैसे n यहाँ 300 है, ठीक है। तो 300 ऑब्वियसली सम संख्या है, ठीक। लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अगर n सम संख्या है तो शेषफल 1 होगा। तो सिंपल सी बात, अगर मुझसे ये पूछ दिया जाए कि भाई इसका शेषफल जो होगा वो 1 होगा या क्या होगा, तो इसका शेषफल जो है, सिंपल सी बात मुझे ध्यान आएगी, भाई ये इस फॉर्मूले पे जो है ये लग रहा है ये, तो ये सिंपल सी बात, इसका शेष 1 हो जाएगा। फिर बोल रहा है अगर n विषम संख्या हो, इस पे भी एक क्वेश्चन है, आगे हम लोग देखेंगे। अगर n विषम संख्या हो तो फिर क्या होगा, तो n यहाँ 201 जो है ये क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो 201 विषम संख्या है तो शेष जो है वो क्या होगा, x होगा। जो शेष है वो क्या होगा, x होगा, ठीक है। x क्या है, यहाँ देखिए x क्या है, x 17 है, ठीक है। x क्या है, 17 है, ठीक है। तो x जो है वो शेष जो है वो 17 होगा। तो सिंपल सी बात, आपको फॉर्मूले पे ये अप्लाई करना है और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला जो है, यदि x प्लस 1 टू द पावर n, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा है ऊपर वाले का। यदि x प्लस 1 टू द पावर n के फॉर्म में कोई संख्या है, जैसे 18 है, ठीक है, 18 है, इसको मैं x प्लस 1 टू पावर n के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा, 17 कर दूंगा, 17 प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 हो गया, पावर n तो 19 दिया हुआ है, तो यहाँ x क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। x प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे, इसको मैंने 17 प्लस 1 कर दिया, तो x क्या हो जाएगा, वो 17 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं x से डिवाइड करूं तो यहाँ पे जो है इसको मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ। x क्या है, 17 है, 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या बोला है, शेषफल सदैव 1 प्राप्त होगा। सदैव, सदैव का मतलब समझ रहे हैं क्यों ऐसा कह रहा है, ऊपर वाले में सम और विषम वाला पॉइंट था, यहाँ पे सम विषम कोई इशू नहीं है। n अगर सम हो या विषम हो, n ये ऊपर वाला पावर है, ये सम हो या विषम हो, अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और x से डिवाइड किया जा रहा है तो सिंपल सी बात है, जिसका जो शेष होगा वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और एग्जाम में आते भी हैं, तो उस टाइम घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये किस फॉर्मेट में जो है वो बन रहा है, बाकी आपको आंसर देने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, वो बेवकूफ नहीं है। वहां पे आप 18 का पावर 19 निकालने मत लगिएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है निकालना, समझ रहे हैं ना। तो कुछ ना कुछ ट्रिक होगा तभी ऐसा क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है, ठीक। चलिए हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस की चीज है, ठीक है। आप कितना भी बेसिकली थ्योरी पढ़ते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है मैथमेटिक्स में कि आपने कितना थ्योरी पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है। क्वेश्चन आपको ये बेसिकली मैंने काफी बच्चों को देखा है और मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि भाई जितना प्रैक्टिस आप मैथ में करेंगे, हो सकता है आपको बेसिकली टाइम कंजम्पशन हो सकता है आपके क्वेश्चन गलत हो सकता है आपको क्वेश्चन नहीं लग रहे हो, ठीक है, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन पे 10 मिनट लग रहे हो, तो आपको जो है सो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है कोशिश करते रहना है, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, टाइम की स्पीड जो है बढ़ेगी। और जो यूपीएससी पीसीएस का जो सीसेट है उसमें बेसिकली टाइम का ही एक इशू है कि आपको टाइम का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो वहां पर अगर टाइम की स्पीड आपकी सही रहेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड आपकी सही रहेगी,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस जो है वो करते रहना है। उसी के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेवल और मैंने टारगेट किया है कि जैसे कोई एक टॉपिक है, जैसे संख्या पद्धति आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पे कम से कम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऐसे मिला के कुल मिला के 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अगर हो सके तो उसका प्रयास किया जाए। और उसका बेसिकली मॉडल आंसर मैं यहाँ पे समझाऊंगा, उसका मॉडल आंसर जो है आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, जो यहाँ मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके थ्रू जाइए और कुछ क्वेश्चन जो है खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, अब ये पहला क्वेश्चन है, तो ये जैसे पूछ रहा है कि 98675432685449, ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो इसके इकाई अंक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कुछ जो बेवकूफ रहेगा जिसको लगेगा कि भाई यूपीएससी मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, नहीं, आपसे मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछ रहा है। यूपीएससी स्मार्ट है, उसको पता है कि भाई इतना जो एक तरीके से इतनी बड़ी संख्या है, इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लगेगा, बहुत ही फास्ट किया जाए तब भी 5 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो आपका बेसिकली चेक कर रहा है कि आपको कुछ ट्रिक्स पता है कि नहीं पता है। ठीक है, अब जैसे इसका इकाई अंक पूछ रहा है, जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब जैसे सभी का इकाई अंक आप चेक करिए, सब इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। ठीक है, ये 7, इसका 2 है, ठीक, इसका 2 है, इसका क्या है 9 है, इसका क्या है 8 है, और इसका क्या है 9 है। ठीक है, अब एक सिंपल सी मैथ, अगर मल्टीप्लिकेशन आप सीखते होंगे तो आपको सिंपल सी बात ये पता होनी चाहिए कि अगर इकाई अंक को हम मल्टीप्लाई कर दें इनके, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो इकाई अंक होगा वही इस पूरी संख्या के जो मल्टीप्लिकेशन से जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग मैं समझा रहा हूं। जैसे इन सभी का इकाई अंक मैंने यहाँ पे लिखा है 72989, यही लिखा है 72989। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, आपस में मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका जो इकाई अंक होगा, इस पे इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करने के पश्चात जो भी संख्या होगी, बहुत बड़ी संख्या होगी, उसका जो इकाई अंक होगा वो 2 होगा, निश्चित है। ठीक है, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बेसिकली जिनको आइडिया नहीं है उनको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मैं एक संख्या ले रहा हूं, छोटी संख्या ले रहा हूं क्योंकि यहाँ समय नहीं है मल्टीप्लिकेशन कराने का। 24 ले रहा हूं और मान लीजिए 42 ले रहा हूं और मान लीजिए 33 ले रहा हूं। ठीक है, अब मुझे ये 3 संख्या मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अब जब प्रैक्टिस होती है मल्टीप्लिकेशन की तो फिर तो आदमी तेजी से कर लेता है, लेकिन अब हमारे जैसे लोगों की समस्या ये है कि जब तक 10वीं 12वीं तक पढ़ते तब तक मैथ साइड रहता है, तब तक तो कोई इशू नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन लाइए उसको देखते ही उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ 2+4 भी करना होता है, तो वो भी कैलकुलेटर होता है। तो हम लोग एग्जाम में, मुझे याद है कि ये 4 साल की जो इंजीनियरिंग डिग्री होती है उसमें 2+2 करने के लिए भी कैलकुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक तरह से हैबिट खराब हो जाती है और जो भी एक मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होता है वो भी एक तरीके से क्या होता है, धुल जाता है। ठीक है, तो वो एक समस्या है। खैर, इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो इसका एक तरीका है, जो ये तरीका है, इसके थ्रू अगर हम लोग चेक करें तो पहला डिजिट क्या है 4, इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 3, तो 4 का मैं 2 से कर दूंगा। ठीक है, और 2 का मैं इसमें 3 से कर दूंगा। ठीक है, जो सिंगल डिजिट है, तो 4 दूनी 8, 8 3 24, तो इसका ये पहला डिजिट है वो 4 है। तो इन सभी के मल्टीप्लिकेशन से जो भी प्राप्त होगा, इन सभी के मल्टीप्लिकेशन जो भी प्राप्त होगा उसका सिंगल डिजिट 4 होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ किया है तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया 24 को मैं 42 से मल्टीप्लाई करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ठीक है, और इसमें मैं 33 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी संख्या उसमें इतना समय लग रहा है। देख रहे हैं, इसका सिंगल डिजिट 4 आया था और यहाँ भी क्या है 4 है। ठीक, तो बहुत ही आसान तरीका है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन और उसका ये इकाई अंक अगर आपसे पूछे, पूरी संख्या पूछे, फिर तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सिर्फ इकाई अंक अगर आपसे पूछे तो आप ये टेक्निक जो है वो अपना सकते हैं कि इसका जो इकाई अंक है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और जो भी संख्या आएगी, जैसे यहाँ पे 9
9072 आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो इकाई अंक है वो 2 है, तो जो संख्या मल्टीप्लिकेशन पे आएगी उसका इकाई अंक भी 2 होगा। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। मुझे समय इसमें बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सभी मॉडल आंसर जो है इसमें मैंने चूंकि एक्सप्लेनेशन अगर आप इसका देखेंगे तो काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी सुविधा के लिए जो है एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आए। नहीं तो ये क्वेश्चंस जो है वो 2 लाइन में सॉल्व किया जा सकते हैं अगर आपको ट्रिक्स पता हो। तो ये मैं आपकी सुविधा के लिए इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए सारे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इज प्रथम 67 प्राकृत संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है, ठीक है। तो प्रथम 67 प्राकृत संख्या के योग, तो प्रथम इसका मैंने चूंकि शुरुआत में एग्जांपल दिया था कि अपने पास मैंने एक ट्रिक बताया था कि बेसिकली जो प्रथम इस तरह की संख्या पूछ दे कि प्रथम 67 प्राकृत संख्या या प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n विषम संख्या या उसके वर्गों का योगफल, तो उसका मैंने फॉर्मूला वही बताया था, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला लगेगा n × n + 1/2, और यहाँ n जो है टोटल संख्या कितनी संख्या है 67, तो 67 डाल देंगे तो सिंपल सी बात है आपको फॉर्मूले पे जो है वो लग जाएगा। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, मैंने एक्सप्लेन किया था वहां जब मैंने वो फॉर्मूला बताया था, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने टॉपिक के बारे में बताया, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, और कल का जो दिन है, जो कल लेक्चर होगा उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं कराऊंगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है, ठीक है। तो कौन सी संख्या 6 से विभाजित है ये बेसिकली चेक करना है। तो 6 वाला अगर डिविजिटी का नियम आप लोगों ने उस टाइम मैंने बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी अगर वह सम संख्या हो और उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये 2 यहाँ पे क्या है और है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि भाई और आपको दोनों पॉइंट चेक करने पड़ेंगे, ये भी चेक करना पड़ेगा और ये भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आप देख लीजिए इसमें से सम संख्या कौन सी है। तो ये सम संख्या है, लास्ट में 2 है, ये है, ये है। तो लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो सम संख्या है। अगर 1 3 5 7 9 है तो विषम संख्या है। तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, आपको बेसिकली पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही उतना जगह होता है सॉल्व करने का, ना ही टाइम होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि भाई ये 3 जो है वो सम संख्या है। दूसरा क्या बोल रहा है, और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अब तुरंत आप ऐड करना शुरू करिए, 2 9 11 सॉरी 2 9 11 11 2 13 13 6 19 19 3 22 22 7 29 29 4 33। तो इसको मैंने ऐड किया तो 33 आया। ऑब्वियसली ये 3 से डिवाइड है, जो 33 है वो 3 से डिवाइड है, ठीक है। तो ये जो संख्या होगी वो 6 से डिवाइडेड होगी। दोनों मैंने पॉइंट चेक कर लिया, सम संख्या है और इसके अंकों का योग जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दूसरा मैं चेक करता हूँ 8 5 13 13 2 15 15 9 24 24 5 29 29 2 31 31 5 40 40 5 45, ठीक है। अब मान लीजिए 45 है, ठीक है। अब 45 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं सम संख्या है तो 6 से डिवाइड होगा। अगला चेक करिए, ये सम संख्या, ये तो पहले से ही जो है नहीं है क्योंकि विषम संख्या हो गई। सम संख्या 8 9 17 17 5 22 22 7 29 29 8 37 37 9 46, ठीक है। तो ये 46, तो 46 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही है, पहला सही है और ये तीसरा सही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे जो आपको चूंकि मुझे कराना है, अगर मैं एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय देने लगा तो फिर अपना कवर नहीं हो पाएगा सीसेट, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा ठीक से एक्सप्लेन किया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 संख्याओं का योग 10 है और अंतर 6 है, तो इन 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जैसे कोई भी 2 संख्या हो, अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा, तो बेसिकली जो है वो x और y जो है हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ होते हैं लोग कन्फ्यूजन होता है कि भाई 2 संख्या कौन सी हैं, तो आपको जो है मान लेना है कि x और y हैं, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, मैंने मान लिया कि माना कि 2 संख्याएं जो है वो x और y हैं। जब ऐसे नहीं दी हो, ठीक है, जब नहीं दी हो और आपस में रिलेशन दिया हो, 2 संख्याओं का योग इतना है, उनका अंतर इतना है, उनका मल्टीप्लिकेशन इतना है, तो आपको बिल्कुल मान लेना है कि भाई ये 2 संख्याएं ये हैं, ठीक है। तो माना 2 संख्याएं x और y हैं, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो इसमें प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको तो आइडिया है ऐसा क्यों करते हैं, जिनको नहीं है वो आप सॉल्व करना शुरू करिए, आपको आइडिया लग जाएगा हम लोग ऐसा क्यों मानते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ रिलेशन दिए होते हैं
उन रिलेशन के थ्रू उन संख्या का हम पता करते हैं। जैसे आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे कि भाई पिता की उम्र माँ की उम्र से बेसिकली इतनी छोटी है, बच्चे की उम्र इतनी है, तो बच्चे का उम्र बताओ, पिता का उम्र बताओ। तो ये सभी रिलेशन जो है इस तरह से एक्स और वाई मानने के पश्चात ही जो है उसका हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि बोला है कि दो संख्याएं जिनके अंकों का योग जो है, जिनका योग, दो संख्याओं का योग, अंकों का योग नहीं है, दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याएं मैंने मान लिया एक्स और वाई, उनका योग मतलब ऐड। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई जो है वो 10 है, उनका अंतर मतलब उनका एक तरीके से जो डिफरेंस है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई जो है वो 6 है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मुझे पता चल रहे हैं। मैंने दो संख्या मान ली, उनके अंकों का योग 10 है, तो सिंपल सी बात मैंने एक्स प्लस वाई 10 कर दिया, और उनका अंतर जो है, संख्याओं का अंतर वो 6 है, तो एक्स माइनस वाई 6 हो गया। अब आपको थोड़ा सा ये सॉल्व करने आता होगा, मैं बता दे रहा हूं। जैसे x प्लस वाई है, ठीक है, x प्लस वाई अगर 10 है, ठीक, और x माइनस वाई जो है वो 6 है, ये सबसे बेसिक इक्वेशन है जिसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें मेरे को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, आपको इसमें से इसको माइनस करना है ताकि एक एलिमिनेट हो सके, किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो माइनस कर देता हूं, तो माइनस कर दिया, ये प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस किया तो माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ चूंकि ऑलरेडी जब कुछ नहीं है तो प्लस एक तरीके से यहाँ मैंने माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस, और ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2y, और ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इतने बेसिक्स आपको मेरे ख्याल से पता होंगे, फिर मैं बता रहा हूँ। तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 2 आ गई। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों संख्याएं निकल गई, x क्या हो गया 8 और y क्या हो गया 2, तो x 8 हो गया, y 2 हो गया। तो इन संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है कि मतलब x इंटू वाई क्या होगा, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया हुआ है, सब कुछ मैंने ठीक से लिखा है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। ठीक है, जैसा कि मैंने दिया है y 2 आया, x 8 आया, और इनका गुणनफल जो है एक तरीके से जो मल्टीप्लीकेशन है जो पूछ रखा है वो x इंटू वाई 8 इंटू 2 16। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के दो अंकों का योग 9 है, वो दोनों संख्याओं का पूछ रहा था कि दो संख्याओं का योग इतना है, पिछला जो क्वेश्चन मैंने किया, और दो संख्याओं का अंतर यहाँ इतना है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि किसी संख्या के दो अंकों का योग, किसी संख्या के दो अंकों का योग, मतलब दो अंकों वाली कोई संख्या है, जैसे 11 12 13 14, जैसे 99 तक हो सकती है दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की कोई संख्या है, उनके दो अंकों का योग, उनके दो अंकों का योग, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कोई भी संख्या आपको पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो दो अंकों की संख्या है तो उसको आप एक्स वाई मान लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया दो अंकों की संख्या जो की बात कर रहा है, तो एक अंक जो है वो x है, y है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे कोई भी संख्या उसको हम x y लिख सकते हैं, या आप इसको जो है 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल तो आप समझिए, मान लीजिए 34 है, 34 एक दो अंकों की संख्या है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 3 प्लस 4। ठीक है, तो 10 इंटू 3 प्लस 4। ठीक है, तो 10x, x क्या है 10x प्लस y। ठीक है, तो x और y क्या है, x क्या है 3 है, और y क्या है 4 है, और यही तो है फिर xy। समझ में आया आपको? फिर से समझा दे दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए 55 है, चलिए 54 ले लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 54 है। ठीक है, इसको मैं बोल दिया एक्स वाई है, मैं दो अंकों की संख्या मुझसे बोलने को बोल रहा है, तो मैं ज्यूम कर ले रहा हूं कि एक्स वाई है। ठीक है, अब इसको मैं जो है इस फॉर्म में लिखूं 10 इंटू 5 प्लस 4, 10 इंटू 5 प्लस 4, तो x क्या है 5 है, और y क्या है 4 है। समझ रहे हैं ना? इसको मैं क्या सिंपल लिख सकता हूँ 54 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई कोई दो अंकों की संख्या है, उसको एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसी को जो है 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एक और एग्जांपल है, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंकों का योग जो है वो 9 है। ठीक है, तब इसमें एक अंक जो है वो x है, और दूसरा अंक क्या है y है। ठीक है, एक अंक x है, दूसरा अंक y है, तो x प्लस वाई जो है वो क्या है 9 है। ठीक है, तो जैसा उसने कहा मैंने वैसा कर दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिखे, मैंने पहला इक्वेशन ऐसे लिख दिया। ठीक है, कि ये पहला इक्वेशन है। ठीक, दूसरा बोल रहा है अंकों के वर्गों का योग 45 है। ठीक है, अब अंक कौन से है, x और y जो है वो दो अंक हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि x और y जो हैं ये दो अंक हैं। ठीक है, इनके वर्गों का योग बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इनका वर्ग मैंने कर दिया, उनका योग जो है वो 45 है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है।
आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है कि उनके वर्गों का योग जो है वो 45 है। तो पूछ क्या रहा है, अंकों का गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है, अंकों का गुणनफल मतलब x इंटू वाई पूछ रहा है कि x और y जो है उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है। अब आप बेसिकली अगर आप थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, आई होप आपने स्कूल में तो सब कोई पढ़ते हैं, तो यहाँ x प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको देखते ही मुझे एक फॉर्मूला याद आता है। फॉर्मूला क्या याद आता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे a प्लस बी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है उस फॉर्मेट में मुझे ये दिख रहा है, जैसे यहाँ मुझे x प्लस वाई दिख रहा है और यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको इस फॉर्मेट लिख दिया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, अब मुझे देखिए x प्लस वाई मुझे पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे पता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम लोग रीअरेंज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। x प्लस वाई मुझे पता है 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे पता है 45, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। बच क्या रहा है 2xy। अब मुझसे पूछा ही है भाई x और y का मल्टीप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे x y की वैल्यू निकालूंगा, सिंपल सी बात है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2xy प्लस 45 और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और यहाँ से xy की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत मुश्किल इसमें समझना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट इज एक दो अंकों की संख्या, इसके अंकों का योग, इसके अंकों के योग की 3 गुनी है। एक दो अंकों की संख्या इसके अंकों के योग की 3 गुनी है। यदि संख्या, आपको बेसिकली इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उसको आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। बाकी इसमें सब कुछ रिलेशन दिए होते हैं कि भाई 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, उसमें ऐसा कर दें, इसमें ये जोड़ दें, ये घटा दें। आपको ठीक से क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आएंगे। तो क्या बोल रहा है, एक 2 अंकों की संख्या इसके अंकों के योग की 3 गुनी है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या जैसे मैंने बताया, या तो आप एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं या इसी को हम लोग 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने मान लिया किसी भी 2 अंकों की संख्या को हम लोग 10xy के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा कोई भी 3 अंकों की संख्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी 3 अंकों की संख्या है, उसको हम लोग 100x प्लस 10y प्लस z के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 5 6 है, ठीक है। तो 4 5 6 को हम लोग लिख सकते हैं 100x, ठीक है। तो 100 इंटू 4, 100 इंटू 4 प्लस जो 5 6 उसको लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 10, ठीक है, 5 इंटू 10 और इसको प्लस 6। तो ये आप देख लीजिए, यही फॉर्म है 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है। तो 100x प्लस 10y प्लस z, 100x, x क्या है 4, 10y, y क्या है 5 और z क्या है 6। तो 4 5 6 जो है ये संख्या है एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड संख्या है। एक्स वाई जेड को हम लोग 100x प्लस 10y प्लस z के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 3 अंकों की संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में जो है वो माना कि 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है, ऐसे 2 अंकों की संख्या इनके अंकों का योग 3 गुना है, ठीक है। यदि संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो अंक अपना स्थान बदल देते हैं। अब इसका इक्वेशन कैसे बना जाए, तो माना कि 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है, जैसा कि मैंने बताया किसी भी 2 अंकों की संख्या को हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में लिख के उसको हम लोग लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अभी, ठीक है। तो 10x प्लस वाई जो है वो 2 अंकों की संख्या है। वो बोल रहा है कि अंकों का योग, अंक क्या है x और y है, तो अंकों का योग x प्लस वाई हो गया, उसका 3 गुना है, ठीक है। तो उसका 3 गुना है, ये आपको समझ में आ गया। तो पहला इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है कि अगर जो संख्या है, संख्या क्या है 10x प्लस वाई है, समझ रहे ना आप, एक्स वाई को ही मैं यहाँ पे 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब ये 10x प्लस वाई जो है इसमें मैं 45 ऐड कर दूं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि 45 ऐड कर देते हैं तो जो संख्या है वो पलट जाती है। संख्या मान लीजिए एक्स वाई है, इसको पलट देंगे तो क्या बनेगा, वाई एक्स बन जाएगा ना। एक्स वाई कोई संख्या है, मान लीजिए 34 है, 34 को अगर मैं पलट दूं तो क्या बनेगा, 43 बनेगा। सिंपल सी बात है। 34 को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 3 प्लस 4, ठीक। और 43 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये इक्वल नहीं होंगे ऑब्वियसली, ये मैंने गलत कर दिया। 10 इंटू 3 प्लस 4 और 43 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं ना। इसको अभी मैं 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिख सकता हूं। मान लीजिए ये एक्स वाई है
और ये क्या है वाई एक्स है, इसको मैं 10y प्लस एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, वही ये बोल रहा है कि अगर हम 45 ऐड कर दें, 45 अगर हम ऐड कर दें तो संख्या जो है वो पलट जाती है। तो संख्या पलट जाती है तो क्या हो जाएगी वाई एक्स होगी। तो जिस प्रकार एक्स वाई को 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिखा गया है, सिमिलरली वाई एक्स को जो है वो 10y प्लस एक्स के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो इस इक्वेशन को जो है पहला और दूसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लीजिएगा। तो जो पहला इक्वेशन है यहां से जो है 7x प्लस 2y मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये है तो 10x प्लस वाई को मैंने क्या लिख दिया, ये पहला वाला इक्वेशन है। तो 10x प्लस वाई को 3x प्लस 3y लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैंने माइनस माइनस कर दिया तो 7x इक्वल टू 2y आ गया। तो पहले इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिल रहा है। ठीक, अब जो दूसरा इक्वेशन है उसको अगर मैं रीअरेंज करूं, ठीक है, उसको मैं रीअरेंज करूं तो मुझे ये मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो x की वैल्यू है, ठीक है, जो x की वैल्यू है उसको बेसिकली मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं। ठीक है, तो 10x प्लस 45 माइनस एक्स 10y माइनस वाई, तो 9x x प्लस 5 इक्वल टू वाई। तो ये x प्लस 5 इक्वल टू वाई जो है ये दूसरे इक्वेशन से मुझे मिल रहा है, जो अपना ये वाला इक्वेशन था दूसरा वाला, उससे मुझे बेसिकली ये मिल रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस 5 हो जाएगी, और ये 7x प्लस 2y जो है ये पहले इक्वेशन को रीअरेंज करने से मिला था। तो इसकी वैल्यू जब बेसिकली इसमें आप पुट कर देंगे, जो इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो बेसिकली आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। दो इक्वेशन है, बहुत मुश्किल नहीं है, उसमें आप बेसिकली वैल्यू बस पुट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू x की वैल्यू मैंने y माइनस 5 पुट कर दी, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू 7 मिल गई। फिर वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, वो मैंने चूंकि डिटेल में जो है उसका आपको कर रखा है। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि स्थान बदलने के बाद की संख्या कौन सी होगी। तो स्थान बदलने के बाद की संख्या मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, तो स्थान बदलने के बाद की संख्या कौन सी थी, वाई एक्स थी ना। पहली संख्या मैंने एक्स वाई लिया था जिसको मैं 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिखा था, और बाद की संख्या क्या थी वाई एक्स थी जिसको मैंने 10y प्लस एक्स के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो स्थान बदलने के बाद की संख्या क्या हो जाएगी, पहले y होगा फिर x होगा। ठीक है, y की वैल्यू 7 आई है 7, और x की वैल्यू 2 आई है 72। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू जाइएगा, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक, हाँ 11 से डिविजिबल वाला जो क्वेश्चन था कि भाई 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा, जब मैं बता रहा था विभाज्यता की जांच वाला, तो वहां पे जो है एक चीज मैंने आपको बताया था कि ये जो है k का मान क्या होगा यदि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ बेसिकली आपसे सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है कि 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा, आपको बता रहा है कि 11 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ पे एक डिजिट जो है, एक अंक जो है वो मिस कर दिया है, k लिख दिया है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि 11 से विभाज्यता का नियम यही था कि सम स्थान, मान लीजिए कि ये जो संख्या दी हुई है ये 1 पे है, ये पोजीशन में बता रहा हूँ 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, और ये 6 पे है। ठीक है, तो ये सारे के सारे विषम हैं, ये विषम स्थान पे हैं। तो विषम स्थान पे जो संख्या उनको मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्लस 3 प्लस 8, जो भी विषम स्थान पे है। विषम पे 5 है, विषम पे 3 है, विषम पे 8 है। स्थान की बात हो रही है, संख्या की, अंक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो विषम स्थान पे 5 है, 3 है और 8 है। ठीक है, उनको मैंने ऐड कर दिया है। और जो सम स्थान पे है, सम पे कौन सा है, दूसरा वाला, पहला दूसरा, दूसरा चौथा और छठा, तो k 4 और 5, तो k 4 5 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इन दोनों को मैंने सिर्फ बराबरी कर दी, k की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, लेकिन जिसको ये पता होगा कि भाई इस तरीके से चेक कर सकते हैं तभी वो चेक कर पाएगा, ऐसे वो चेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसी का एक दूसरा एग्जांपल है। 21 टू द पावर 35 में 22 से अगर भाग दें तो प्राप्त शेष में से दहाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे भी ट्रिक बताया था, फॉर्मूला बताया था कि भाई और x टू द पावर n को x प्लस 1 से डिवाइड करें, मतलब x टू द पावर n को x प्लस 1, मतलब इसको 21 प्लस 1 आप लिख सकते हैं ना, 22 को आप लिख सकते हैं 21 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम हो रहा है, सेम जो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, क्योंकि x टू द पावर n को x प्लस 1 से डिवाइड होगा, तो n जो है विषम संख्या हो,
सम संख्या हो तब बताया गया था क्या होगा, यहाँ पे क्या है विषम संख्या है, 35 क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो यहाँ पे क्या होगा शेष जो है वो x होगा, तो x क्या है यहाँ पे यही है ना x + 1, तो x क्या है 21 है, ठीक है। तो जो शेष होगा, शेष ही पूछ रहा है, शेष का दहाई अंक पूछ रहा है, सिंपली आपसे नहीं पूछ रहा है कि शेष क्या होगा, शेष का दहाई अंक, तो शेष बता दिया, जो रिमाइंडर है वो x होगा, तो रिमाइंडर जो है वो x होगा मतलब 21 होगा, तो x की जो वैल्यू है वो 21 होगी, ठीक है। रिमाइंडर ये होगा, तो रिमाइंडर का दहाई अंक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर का दहाई अंक पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक 1 है और दहाई अंक 2 है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी डिटेल सॉल्यूशन जो है वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है इसको 21 + 1 से किया जाए, ठीक है, और इसका n जो है वो विषम संख्या है तो इसका शेष x होगा, x मतलब 21, x + 1 x 21, तो यहाँ शेष जो है वो 21 होगा, तो इसका दहाई अंक जो है वो 2 होगा, ठीक। नेक्स्ट इज 27432 को किसी भाजक संख्या, भाजक से भाग देने पर भागफल 118 है तो शेषफल 56 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो है किसी संख्या को विभाजित करने पर, जो संख्या होती है जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं उसी को तो भाज्य कहते हैं। जैसे ये भाज्य है, इसी में से किसी संख्या इसी की बात कर रहा है, डायरेक्टली बस वो नहीं कह रहा है, बस वो डायरेक्टली नहीं कह रहा है कि भाई ये भाज्य है, डायरेक्टली ऐसा नहीं कह रहा है कि ये भाज्य है, वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि इस संख्या में किसी भाजक से डिवाइड करने पर, मुझे भाजक बता दिया है और इस संख्या में कर रहे हैं इसमें भाज्य भी मुझे इनडायरेक्टली वो बता दिया है, ठीक है, क्या बताया। उसके अलावा क्या बताया, भागफल बता दिया, भागफल बता दिया, शेष पूछ रहा हूं, 3 चीजें बता दी हैं, शेष बस इसकी फॉर्मूला अप्लाई करिए और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब इस तरह का ये इक्वेशन है, इसमें 3 चीजें अगर बता दें, कोई भी 3 चीजें बता दें, चौथी निकल जाएगी, ठीक है। तो भाज्य मुझे बता दिया संख्या के फॉर्म में, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष निकल गया, ठीक। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, ये आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक संख्या को 17 से भाग देने पर, ठीक है, 3 शेष बचता है, ठीक है। एक संख्या इसको 17 से भागने पर 3 शेष बचता है, रिमाइंडर जो है उसका वो 3 बचता है। यदि इसके भागफल को, ठीक है, इसके भागफल को 3 से भाग दें, भागफल को अगर 3 से भाग दें, समझ रहे हैं ना, तो 2 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 51 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक। इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो बेसिकली पहला जो पॉइंट बोल रहा है, एक संख्या को 17 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, ठीक है। तो संख्या हमने मान लिया कि कोई संख्या है, ठीक है, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी बात आप इस फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, संख्या है, उसको मैंने 17 से भाग दिया जैसा क्वेश्चन में लिखा है, शेष 3 बचता है, ठीक है। तो मुझे भागफल पता नहीं भाई ये भागफल क्या है, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इसका भागफल जो है वो x है, ठीक। तो भागफल मैंने मान लिया x है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, जो फॉर्मूला है भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, तो मैं संख्या को लिख सकता हूं 17 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब दूसरा आइए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बोल रहा है यदि इसके भागफल को 3 से भाग दें तो 2 शेष बचता है, ठीक है। अब इसका भागफल क्या है, x है, ठीक। इसको अगर मैं 3 से भाग दूं तो उसका शेष जो है वो क्या बचता है, 2 बचता है, ठीक है। इतना मुझे दिया है, तो यहाँ पे जो भागफल है वो दिया नहीं है, तो मैं y मान ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने, जो भागफल इसका x है उसमें मैं 3 से डिवाइड करूं तो शेष जो है उसका 2 बच रहा है, तो मैं भागफल मैंने मान लिया y, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही जो फॉर्मूला है, भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष वाला, x इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 2 ये लगा दिया, ठीक है। अब मेरे को जो है वो 2 इक्वेशन मिल गए, संख्या जो है जिसकी बात चल रही है 17x प्लस 3 और x की वैल्यू जो है, जो इसका भागफल था उसकी वैल्यू 3y प्लस 2 है, ठीक है। ये 2 इक्वेशन मुझे मिल गए, मैंने कुछ नहीं किया, जो पहला इक्वेशन था उसमें मैंने x की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो था 17x प्लस 3, उसमें मैंने x की वैल्यू रख दी 3y प्लस 2, ठीक, इसकी मैंने वैल्यू रख दी। अब जो संख्या है वो क्या हो गया 50, ये इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो 51y प्लस 37, ठीक है, ये संख्या हो गई। अब इसको एक तरीके से जो क्वेश्चन है वो समझिए, क्वेश्चन लास्ट में क्या कह रहा है, यदि इस संख्या को 51 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, ठीक है। यदि इस संख्या को 51 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, ठीक। अब मान लीजिए वही संख्या की बात कर रहे हैं, जो शुरुआत में जिस संख्या की बात चल रही थी उसी संख्या की ये बात कर रहा है, ठीक, उसी संख्या की बात चल रही है, तो यहाँ पे वही संख्या है
तो इस संख्या को बेसिकली अगर हम लोग ये जो संख्या है 51y प्लस 37, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ठीक है, लिखा तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ठीक, तो 51 की बात कर रहा है कि 51 से भाग दें तो क्या होगा। ठीक है, तो 51 से संख्या में भाग दिया जा रहा है, संख्या में 51 से भाग दिया जा रहा है, और मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे शेष पूछ रहा है, मुझसे शेष पूछ रहा है। ठीक है, मुझसे शेष पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो संख्या जो है वो तो वही है। ठीक है, 51 से भाग दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भागफल क्या है, भागफल प्रकार से y हो गया, तो शेष क्या बच रहा है 37, तो इसका शेष जो है वो 37 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो संख्या है, दो इक्वेशन थे, एक इक्वेशन में दूसरे में रखा, तो संख्या की वैल्यू जो है मेरे को ये आई 51y प्लस 37। इसको मैं इस फॉर्मेट में जो है वो लिख सकता हूं, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो जब इस फॉर्मेट में अगर इसको देखूं, ठीक है, तो भाजक मुझे क्वेश्चन में ही बता दे रहा है कि मैं 51 से डिवाइड, जिससे भी हम लोग डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या में हम लोग जिससे भी डिवाइड करते हैं उसको भाजक कहते हैं। तो 51 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 51 भाजक हो गया। आसान है। जो बच गया वो क्या हो गया, भागफल हो गया। ठीक है, y भागफल हो गया, जो बच गया प्लस शेष हो गया, रिमाइंडर। ठीक, तो इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है समझने में, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दो क्वेश्चन और बचते हैं आज के लिए। ठीक, ज्यादा फिर हम लोग कल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो किसी संख्या में 7 में से भाग देने पर 5 शेष बचता है। ठीक, तो किसी संख्या में 7 से भाग दिया तो क्या शेष बचा, 5। तो मुझे पता नहीं कौन सी संख्या है, मैंने x मान लिया, या संख्या ही आप लिख लीजिए। ठीक है, तो x जो है वो 7 से मैंने डिवाइड किया, तो शेष जो है वो 5 बचता है, शेष जो है वो 5 बचता है। ठीक है, तो शेष जो है रिमाइंडर जो है वो 5 बचता है। ठीक, फिर जो है संख्या जो है, इस संख्या को मैं जो है 7y प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकता हूं, भाजक इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। उस फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। संख्या के वर्ग को, संख्या का वर्ग मैंने निकाल लिया, संख्या का वर्ग 7y प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 7y का स्क्वायर 49y स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, और 2 इंटू ए बी 7y इंटू 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपके पास जो है ये आ जाएगा। ठीक है, आपके पास जो है वो ये आ जाएगा 49y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7y इंटू 5 प्लस 21 प्लस 25। ठीक है, अब इसको जो है पूछ रहा है कि 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो मैं 7 के तरीके से वापस इसको फैक्टर ले लिया। ठीक है, तो वापस फैक्टर लिया तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, 7y स्क्वायर जो है ये बचेगा। 7 मैं वापस लेता हूं तो ये 7 वापस लेता हूं तो 2y इंटू 5 मतलब 10y बचेगा, और 20 इसको 25 को मैंने जो है 21 प्लस 4 के फॉर्म में लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो प्लस 3 के फॉर्म में लिख दिया। तो इस संख्या जो है एक प्रकार से इसको हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो यहाँ पे जो भाजक है वो क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भाजक जो है 51 दे रखा था, तो यहाँ भी जो है वो 7 दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से भागफल हो जाएगा, और शेष जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में लिख के आप एक फॉर्मूला लिख के आप इजीली जो है निकाल सकते हैं। ठीक, अब आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे आज का। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा है और आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और साथ साथ अच्छा है। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, समझिए इस बात को। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, तो माली जो है उसका काम ही होता है पौधे लगाने का। वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको डरने की आवश्यकता नहीं है पंक्ति और स्तंभ से। पंक्ति मतलब रो समझ लीजिए। अब जैसे कोई माली है, तो माली जो है वो पौधे अच्छे तरीके से लगाएगा ना भाई, ऐसे रेंडमली पौधे तो लगाएगा नहीं। माली स्मार्ट है, माली ऐसे पौधे लगाना चाहता है कि जहां पे जो है देखने में अच्छा लगे। इसको मान लीजिए ये रो है, ये रो है। ठीक है, और ये जो है वो कॉलम है, ये कॉलम। तो रो को हिंदी में कह दिया पंक्ति, और जो कॉलम है जो वर्टिकल वाले हैं उसको स्तंभ कह दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम है। माली क्या चाहता है कि जितने रो हो उतने कॉलम हो, मतलब अगर 3 रो हो तो एक प्रकार से 3 कॉलम हो। ठीक है,
अगर 2 रो और 2 कॉलम रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 2 रो 2 कॉलम रहेंगे तो क्या होगा, टोटल 4 गमले 4 पौधे अपने को चाहिए। अगर 3 रो 3 कॉलम रहेंगे तो कितने पौधे चाहिए, 9 चाहिए। सिमिलरली 4 रो और 4 कॉलम रहेंगे, मतलब 4 पंक्तियां और 4 स्तंभ रहेंगे तो कितने पौधे चाहिए, 16 चाहिए। तो आप देख रहे हैं क्या रिलेशन बन रहा है, स्क्वायर का रिलेशन बन रहा है कि माली के पास इतने पौधे होने चाहिए जो किसी संख्या का स्क्वायर हो। फिर से मैं समझाता हूं, माली जो है एक जिस प्रकार से पौधे लगाना चाहता है उसमें पंक्तियां और स्तंभ वो जो है वो बराबर की संख्या में होने चाहिए, मतलब जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, ठीक है। तो उसके लिए वो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा। अगर हम 2 पंक्तियां और 2 कॉलम रखते हैं तो 4, 2 का स्क्वायर 4। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9। अगर 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो अगर आपको हो सके तो कम से कम 30 और 35 तक का जो है वो स्क्वायर जो है वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे बेसिकली काफी कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे बेसिकली 50, 60, 70 तक के स्क्वायर जो है वो याद थे, ठीक है। उससे क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन होता है वो इजीली जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी 30-35 तक मुझे याद है। तो इससे क्या होगा, आसानी तरीके से जो है, जैसे मैं बोल ही दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का जो है 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 21 का जो है 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 26 का 676, ठीक है। और 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, ठीक है। और 30 का 900। तो ऐसी बात है, मैं इसे रेंडमली बोल रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है क्योंकि 1000 पौधे हैं तो मैं 30 तक अभी पहुंचा हूं, 30 का 900 होता है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं, मैं आपको ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूं। तो 30 का 900 हो गया, ठीक है। अब 31 का स्क्वायर क्या होगा, 961, ठीक है। मुझे याद है, आप भी हो सके तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ये इजी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और 32 का स्क्वायर क्या होगा, 1024, ठीक। 32 का 1024, 33 का 1089, ठीक। और 34 का 1156 और 35 का 1225, ठीक। इतना मुझे आसानी से याद है। तो बेसिकली यहाँ पे चूंकि 1000 पौधे की बात चल रही है, ठीक है। तो 1000 पौधे की बात चल रही है तो माली के पास 1000 पौधे हैं और माली को जो है वो स्क्वायर फॉर्मेट में लगाने हैं कि पंक्तियां और स्तंभ समान हो। इसका मतलब जो रो और कॉलम समान हो, वो तभी होगा जब किसी संख्या का स्क्वायर होगा। अगर माली जो है 31 पंक्तियां, मतलब 31 पंक्तियां ऐसे 31 पंक्तियां और 31 कॉलम में पौधे लगाता है तो उसके पास 961 पौधे अगर होते, 961 पौधे अगर होते तो 31 वाले फॉर्मेट में वो लगा सकता था। लेकिन उसके पास 1000 हैं, मतलब ज्यादा हैं। अगर वो 32 में लगाना चाहता है तो उसको कम से कम 1024 जो है गमले की आवश्यकता है, 1024 पौधे की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन माली के पास कितने हैं, 1000 हैं। क्वेश्चन में पूछ ही ये रहा है कि भाई अगर माली ऐसा करना चाहता है, मतलब ये स्क्वायर के फॉर्मेट में लगाना चाहता है, पंक्तियां और स्तंभ, रो और कॉलम समान हो, तो उसको कितने और पौधे की आवश्यकता है। तो 1000 माली के पास ऑलरेडी है। 24 पौधे अगर कहीं से वो ले आएगा, 24 अगर उसके पास कहीं से चले आएंगे तो सिंपल सी बात है जो है वो 32 रो, मतलब कुल मिला के 32 रो, 32 पंक्तियां और 32 स्तंभ में जो है वो पौधे लगा लेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है बेसिकली आज का लास्ट क्वेश्चन था। कल वाला जो क्लास है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आपको लगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप बेसिकली इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो फॉर माई मोटिवेशन टू कंटिन्यू दिस सीरीज, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आज वाला लेक्चर जो है अराउंड 4 PM मैंने बताया कि वो अपलोड होगा, और कल से जो है कोशिश करूंगा कि सुबह सुबह जो लेक्चर है 10-11 बजे के आसपास आपके पास चला जाए, ठीक है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सीरीज फॉलो करते रहिएगा, साथ साथ खुद से प्रैक्टिस करते रहिएगा, और ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।